तथा रेखीय त्वरण में संबंध। रेखीय वेग तथा रेखीय त्वरण में संबंध है। ठीक है, क्या संबंध होता है देखते हैं। देखो ए बराबर क्या होता है, आर इंटू अल्फ़ा। ए बराबर क्या होता है, आर इंटू अल्फ़ा। ये हमें पता है कि जो रेखीय त्वरण है वो त्रिज्या का गुना होता है कोणीय त्वरण के साथ। बट आप एक बात जानते हो क्या, अल्फ़ा बराबर होता है डी ओमेगा डी टी। ये तो होता है ना। तो ए बराबर लिख सकते हैं आर इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह लिख देंगे डी ओमेगा डी टी। बट और भी बातें हैं, केवल इतनी ही बात थोड़ी ना है। क्या आपको पता है बी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या आएगा, बी बटे आर आएगा कि नहीं। तो जहाँ ये ओमेगा है उसको हटा के बी बटे आर लिख देंगे। ए बराबर हो जाएगा 1/r इंटू डी डी टी, और ओमेगा हटा के लिखेंगे बी बाई आर। तो ए बराबर हो जाएगा 1/r इंटू, ये आर कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डी बी डी टी, यही तो बचेगा। बट आप एक बात और जानते हो क्या, ए बराबर लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर इंटू डी बी डी टी। ये एक रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है, जिसका हम वेग के साथ कभी भी त्वरण निकालना हुआ तो उपयोग कर सकते हैं। ये हो गया एक। इसके बाद में सबसे बड़ा और इजीएस्ट वे जो है वो है गति के समीकरण। क्योंकि अगर हम वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं तो गति के समीकरण भी पढ़ने चाहिए, तभी तो गति के प्रश्न हल कर पाओगे। लेकिन उसमें एक स्टेटमेंट होता है कि जैसे कोई वृत्तीय गति कर रहा है, तो वृत्तीय गति कर रहा है तो कई चक्कर लगा रहा होगा, 10 चक्कर 20 चक्कर n चक्कर, है ना। तो उतने चक्कर में उसका आवर्तकाल क्या है, आवृत्ति क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्यान देना, क्या क्या पढ़ेंगे, आवर्तकाल और आवृत्ति, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखो कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है, और इस वृत्तीय गति करते कण के लिए मान लो त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। तो एक चक्कर की अगर हम बात करें, एक चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा, 2πr। एक चक्कर में दूरी वृत्त की परिधि के बराबर 2πr। और वेग क्या है भाई, चाल। चाल इसकी क्या है, v। क्यों v हमने चाल लिया, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म, एक समान वृत्तीय गति। तो दूरी और चाल दिया हो तो समय क्या लिखोगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय को बोलेंगे आवर्तकाल t, यानी एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो एक चक्कर का जो समय है उसी को आवर्तकाल कहेंगे। और एक चक्कर की दूरी है 2πr, और चाल क्या है v। तो आवर्तकाल v बराबर हो गया 2πr बटे v। यहाँ से v भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे, अगर v निकालना है तो 2πr में t से भाग कर दो। यानी अगर आपको रेखीय चाल निकालना है तो कुल चली गई दूरी में आवर्तकाल से भाग करो, आपको रेखीय वेग मिल जाएगा। तो हम आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं और वेग भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आती है बात आवृत्ति की। आवृत्ति कैसे सॉल्व करेंगे, आवृत्ति का मतलब क्या होता है भाई,
एकांक समय में चक्करों की संख्या, चक्करों की यानी 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेता है उसे क्या कहेंगे हम? आवर्तकाल कहेंगे। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है उसे क्या कहा जाएगा? आवृत्ति कहेंगे। 1 सेकंड में किए गए चक्करों की या दोलनों की संख्या। देखो, आवृत्ति सदैव n से दर्शाई जाएगी। वृत्तीय गति में आवृत्ति को किससे दर्शाओगे? n से। और ये आवृत्ति आवर्तकाल का जस्ट होता है उल्टा। आवृत्ति सदैव आवर्तकाल का क्या होती है? व्युत्क्रम। इसका मात्रक अगर देखो तो प्रति सेकंड होता है, या इसे हर्ट्ज भी लिखते हैं। प्रति सेकंड या हर्ट्ज, दोनों में से कोई भी यूनिट लिखा जाता है, लेकिन बेसिकली प्रति सेकंड यूज़ करते हैं कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया। हर्ट्ज वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ वाइब्रेशन हो, ऐसे कंपन हो, जैसे साउंड होता ना, साउंड में जो स्पीकर के सामने पर्दा लगा होता है, पर्दा ऐसे वाइब्रेट होता है, तो जो वाइब्रेशन वाला होता है ना उसके लिए हर्ट्ज प्रयोग करते हैं, और जो चक्कर लगाने वाला होता है उसके लिए प्रति सेकंड प्रयोग करते हैं मात्रक में। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ से चाहो तो n का मान और अच्छे से लिख सकते हो। t का मान पता है, t बराबर 2πr/b होता है, तो n का मान क्या होगा? इसका उल्टा। तो ये अगर 2πr/b है तो n होगा b/2πr। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, बट आपको एक बात पता है क्या, कि b बराबर होता है r इंटू ओमेगा होता है। तो ये जो b लिखा है इसको हटा के क्या लिख सकते हैं? r इंटू ओमेगा और बटे 2πr। तो r से r क्या होगा? तो ये ओमेगा बटे 2π भी तो आ गया, आया कि नहीं? अब यहाँ से कुछ और मिलने जा रहा है आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग। क्या इस 2π का n में गुणा कर सकते हैं? गुणा कर सकते नहीं, तो ओमेगा बराबर क्या आएगा? 2πn। ठीक है, तो यहाँ से कुछ परिणाम है जिन्हें आपको याद रखना होगा, जैसे कि v बराबर 2πr/t और n बराबर 1/t और ओमेगा बराबर 2πn। ये परिणाम आपको याद रखना है। बहुत सारे आंकिक प्रश्न हम लोग लगाएंगे जिसमें घड़ी वाले जितने प्रश्न आते हैं, मिनट की सुई, घंटे की सुई, तो उसका आवर्तकाल, जैसे घड़ी है और सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 60 सेकंड में। मिनट वाली सुई 60 मिनट में, घंटे वाली सुई 12 घंटे में। तो ये जो एक चक्कर लगाने का समय है वो कहा जाएगा आवर्तकाल। तो सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल 60 सेकंड, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 60 मिनट, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल 12 घंटे। समझे? तो जो एक चक्कर लगाने का समय है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। और इसका उपयोग किया जाएगा इन सभी सूत्रों का आंकिक प्रश्न हल करते समय। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारी बातें हैं जो इस वृत्तीय गति से जुड़ी हुई आवर्तकाल और आवृत्ति में रिलेशन को व्यक्त करती हैं। इन्हें आप नोट कर लो, तब इसके आगे आपको बताते हैं गति के समीकरण। त्रिज्य त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण। देखो, ये वृत्तीय गति हो रही है, कोई कण गति कर रहा है। मान लो कोई कण यहाँ पे है, तो आपको पता है कि जो बल लगेगा वो केंद्र की ओर लगेगा। तो जब केंद्र की ओर बल लगेगा तो केंद्र में जो रेखा मिला रही है इसको O से P को, ये रेखा भी तो ऐसे घूम रही है साथ साथ, तो इसमें भी त्वरण है। तो जो इस रेखा के लिए त्वरण होता है ना उसे कहते हैं त्रिज्य त्वरण AR, रेडियल एक्सीलरेशन, त्रिज्य त्वरण कहते हैं। और ये जो त्रिज्य त्वरण होता है यही आपने पढ़ा है R इंटू अल्फ़ा। क्या पढ़े हुआ? R इंटू अल्फ़ा। तो जो R इंटू अल्फ़ा है वो वास्तव में क्या है? त्रिज्य त्वरण है। एक और होता है त्वरण, इसमें कहाँ पे होता है ये? ऐसे स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो इस दिशा में वेग परिवर्तन होता है ना, हर सेकंड वेग में दिशा बदलती है, तो वेग की दिशा बदलने से जो है वेग परिवर्तन होता है।
और वेग परिवर्तन के कारण यहाँ भी त्वरण होता है, लेकिन इस त्वरण का नाम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। कौन सा एक्सीलरेशन भाई? टेंजेंशियल, अर्थात स्पर्श रेखीय त्वरण। और ये जो स्पर्श रेखीय त्वरण है ये संबंधित किससे है? वेग से संबंधित है। ठीक है, रेखीय वेग से। और ये त्वरण किससे संबंधित था? कोणीय वेग से। तो स्पर्श रेखीय त्वरण का फॉर्मूला AT बराबर होता है v²/r। AT बराबर क्या होता है? v²/r होता है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये रेडियल एक्सेलरेशन है। तो दो एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो इनका परिणामी क्या होगा? इनका परिणामी निकालने के लिए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं इसे। और इस समांतर चतुर्भुज का जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण होता है परिणामी त्वरण। परंतु ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? लंबवत। स्पर्श रेखा सदैव त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए स्पर्श रेखीय त्वरण और त्रिज्य त्वरण दोनों एक दूसरे के क्या हैं? लंब है। और जहाँ पर दो लंब राशियाँ मिल जाएं उनका परिणामी किससे निकालते हैं? पाइथागोरस से। और पाइथागोरस का कहना है कि जो कर्ण होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अब ये परिणामी A हो गया और ये R है, तो ये भी क्या होगा? AR ही होगा। और ये पूरा AT है, ये AT और AR का स्क्वायर करके जोड़ोगे तब ये परिणामी A मिलेगा। तो यहाँ से आपका परिणामी त्वरण A बराबर हो जाएगा √AT² प्लस AR स्क्वायर। तो वृत्तीय गति में परिणामी त्वरण ज्ञात करने के लिए इस संबंध का प्रयोग हम करेंगे। और ये सिचुएशन यूज होता है कि जैसे कोई कार है, कार के ऊपर कोई एक रस्सी बांध दे या स्प्रिंग बांध दे और उस स्प्रिंग या रस्सी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा रख दो, तो वो टुकड़ा ऐसे गोल गोल क्या करेगा? घूमेगा। कार भी गति करेगी, उस कार के साथ वो पत्थर का टुकड़ा भी रस्सी से बंधा रहेगा, वह भी गति करता रहेगा। तो वहाँ पर इस कंडीशन का हम उपयोग करेंगे। इसमें AT का मान क्या लिखोगे आप? v²/r। तो v²/r का होल स्क्वायर प्लस AR का मान क्या रखोगे आप? r × अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब और ज़्यादा इसमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने से आपका भला हो जाएगा। मेन यही लाइन है, A बराबर AT² प्लस AR² अंडर द स्क्वायर रूट वैल्यू। तो यहाँ वृत्तीय गति में त्वरण के दो भाग होते हैं, एक स्पर्श रेखीय और एक त्रिज्य त्वरण होता है। इन दोनों का परिणामी हम समांतर चतुर्भुज के नियमानुसार निकालते हैं, पर ये दोनों होते परस्पर लंब हैं, इसलिए इनका परिणामी पाइथागोरस से हल कर लें। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर चाहो तो दिशा भी निकाल सकते हो कि परिणामी की दिशा किधर है। तो मान लो स्पर्श रेखीय त्वरण से ये डायरेक्शन जो है ना, ये थीटा है। मान लेते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण से डायरेक्शन थीटा है। ये जो मिला ये क्या है? परिणामी का परिमाण, या परिमाण लिख दें, केवल परिणामी का परिमाण है। अगर दिशा की बात करें तो दिशा कैसे निकालोगे आप? दिशा के लिए tan थीटा का उपयोग करेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने की भुजा लंब है और आधार कौन सी भुजा होगी? ये AT, क्योंकि 90 के सामने तो ये कर्ण बन जाएगा, क्योंकि ये भी तो 90 ही होगा ना। तो AR बटे AT। यहाँ से थीटा का मान आप लिख सकते हो tan इनवर्स AR/AT। आवश्यकता पड़ने पर परिणामी त्वरण की दिशा भी आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। बात स्पष्ट है? ठीक है, तो इसे नोट कर लो। अब इसके बाद पढ़ते हैं गति के समीकरण। रेखीय और कोणीय से संबंधित तर्क करने हैं। देखो, रेखीय में हम लोग जैसे पढ़ते हैं क्या? प्रारंभिक वेग। तो जो प्रारंभिक वेग होता है उसमें अगर रेखीय है तो प्रारंभिक वेग को क्या लिखते हैं? u। अंतिम वेग को क्या लिखते हो? v। यही तो लिखते हैं। त्वरण को क्या लिखते हो आप?
ए, समय को क्या लिखते हैं, टी, विस्थापन को क्या लिखते हो आप, यस, यही तो लिखते हैं। किस गति में, रेखीय। अगर यही चीज़ किस में चली जाए, कोणीय गति, वो रेडियल वाले में, तो क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग क्या बनेगा, तब प्रारंभिक वेग होगा ओमेगा नॉट, अंतिम वेग क्या होगा, ओमेगा। कोणीय रेखीय त्वरण क्या है, अल्फा, और कोणीय त्वरण क्या है, रेखीय त्वरण क्या है, ए, और कोणीय त्वरण क्या यूज करेंगे, अल्फा। समय यहाँ भी टी है, समय यहाँ भी टी रहेगा। जो विस्थापन यहाँ यूज करते हो रेखीय विस्थापन को यस, यहाँ कोणीय विस्थापन लिखना पड़ेगा ना, और कोणीय विस्थापन को थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थीटा। अब समीकरण को लिखेंगे दो भागों में डिवाइड करके। गति के 3 समीकरण में से पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ क्या बनेगा, यही समीकरण, v की जगह क्या बनेगा, ओमेगा, और u की जगह क्या बनेगा, ओमेगा नॉट, प्लस ए टी, ए को हटा के क्या लिखेंगे, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा टी हो जाएगा। तो जो जो एलिमेंट रेखीय में है उन्हें कोणीय से बदल देंगे, तो वो ऐसे इक्वेशन आ जाएंगे। दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यस माने विस्थापन, तो यहाँ विस्थापन था तो यहाँ कोणीय विस्थापन लिखेंगे, थीटा बराबर ओमेगा 0 टी, क्योंकि प्रारंभिक वेग u है, प्लस हाफ ए टी, तो ए का अल्फ़ा हो जाएगा, तो हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ क्या लिखोगे, b की जगह क्या लिखोगे, ओमेगा, u की जगह क्या लिखोगे आप, ओमेगा नॉट, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2, और a की जगह अल्फ़ा और s की जगह थीटा, हो जाएगा 2 अल्फ़ा थीटा। इतनी जानकारी स्पष्ट है, ये एक लेवल का हो गया। इसके बाद कुछ और बातें हैं, जैसे रेखीय वेग में बल होता है, क्या होता है, बल, इसको F लिखते हैं, लेकिन कोणीय में जो है ना वो बल नहीं, बल आघूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा। क्या इस्तेमाल किया जाएगा, बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण को किससे लिखेंगे, टाउ से, टाउ 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 लिखते हैं, टाउ। पांचवी बात, यहाँ कार्य W बराबर क्या लिखते हो, W बराबर लिखते हो F इंटू थीटा डी एफ डी। रेखीय विस्थापन के लिए कार्य W बराबर F इंटू डी लिखते हैं। कोणीय विस्थापन के लिए क्या लिखोगे, अगर कोणीय है तो इसके लिए कार्य जो लिखोगे वो W बराबर टाउ इंटू थीटा होगा। F इंटू डी होता है ना रेखीय में, लेकिन यहाँ पे F नहीं होगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, टाउ, क्योंकि जहाँ बल यूज करते हैं वहाँ क्या यूज करेंगे, बल आघूर्ण, क्योंकि सर्कुलर मोशन तभी होगा जब एक साथ कई बल लग रहे हो। क्या ये बात स्पष्ट है? तो इतनी बातें हैं, इन्हें आप नोट कर लो। अब इन गति के समीकरणों पर आधारित प्रश्न करने हैं, इसके आगे कल पढ़ लेंगे। आज इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्री में मत देखा करो।